फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन 43 मिनट्स का वीडियो है, 44 मिनट्स, आधे घंटे में निपटाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वही कि मूवमेंट ऑफ अ ड्रग इनटू द टारगेट ऑर्गन वेयर इट प्रोड्यूसेस थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, अब ऑर्गन में जा रहा है, ब्लड में तो आ ही चुका है, वहाँ से ऑर्गन में जा रहा है। अगर अनवांटेड ऑर्गन पहुँच गया तो एडवर्स इफेक्ट होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये एक एपेरेंट टर्म है, मतलब फेक टर्म है, तो इसलिए इसको एपेरेंट बोलते हैं, फॉल्स वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, और डेफिनेशन इसका कुछ भी है कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू कंटेन द ड्रग एट द सेम कंसनट्रेशन एज इन प्लाज्मा। वॉल्यूम ऑफ जितना प्लाज्मा चाहिए अपने को, ठीक है, टू कंटेन द ड्रग एट द सेम कंसनट्रेशन एज इन प्लाज्मा। ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनटू द ऑर्गन्स। ठीक है, वीडी या एपरेंट वीडी, वीडी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन जैसे कि 70 kg, उसके अंदर अगर 4 लीटर है प्लाज्मा का, तो ड्रग ए बी एंड सी। ठीक है, अब ड्रग ए 100% है, ड्रग बी का 50% है, ड्रग सी 25%। ठीक है, तो ऑर्गन के अंदर 0, 50, 75, वीडी इज़ 4 लीटर, 8 लीटर, 16 लीटर। ठीक है, बस ये याद रखना है, फॉर्मूला वीडी याद रखना है। ठीक है, फैक्टर्स मॉडिफाइंग वीडी। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिनो एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा ये सब पढ़ेंगे अभी। बेसिकली ये कि 100% प्लाज्मा कंसनट्रेशन है। ठीक है, मतलब ड्रग ए पूरे प्लाज्मा में रह रहा है। ठीक है, अब जो ऑर्गन है तो उसके अंदर 0 आ गया, मतलब ऑर्गन को भी अपन फॉल्स प्लाज्मा गिन लो। ठीक है, तो वीडी 4 लीटर हो गया। अब जो ड्रग बी है वो 50% 4 लीटर है, तो 50% वो ऑर्गन में होगा। ठीक है, तो कितना, तो ऑर्गन में हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये कि वो ड्रग्स ही है, वो 25% ही रहता है। ठीक है, तो 75% ऑर्गन्स में है। ठीक है, तो ऑर्गन्स में मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसको कितना परसेंट प्लाज्मा चाहिए, तो 4 × 3 तो 12, मतलब टोटल 16 लीटर हो गया। तो बस ये एक रट्टा ही मारना है। तो बेसिकली ये बात हुई कि जितना कम प्लाज्मा कंसनट्रेशन उतना ज़्यादा ऑर्गन्स में है। ठीक है, तो जितना कम प्लाज्मा कंसनट्रेशन है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका वीडी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूला वीडी है, इट इज़ डोज गिवन IV अपन प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ठीक है, सपोज अपन IV डोज दिया 5 mg और प्लाज्मा कंसनट्रेशन में 0.2 mg पर लीटर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 25 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा हो गया। ठीक है, मतलब जितना कम प्लाज्मा कंसनट्रेशन उतना 25 लीटर ऑफ प्लाज्मा, तो जो 25 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा है, मतलब कि वो प्लस आ गया। ठीक है, मतलब इसमें अपना प्लाज्मा जो एक्चुअल है वो भी इंक्लूडेड हो गया, और जो फॉल्स प्लाज्मा कंसनट्रेशन था ऑर्गन का वो भी इंक्लूडेड हो गया। ठीक है, तो एज प्लाज्मा कंसनट्रेशन डिक्रीजेज वीडी इंक्रीजेज। ठीक है, तो मोर ड्रग एंटर्स द ऑर्गन्स। ठीक है, यूनिट ऑफ वीडी इज लीटर, तो लीटर्स पर kg, ठीक है, इज यूज्ड एज बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग वीडी या मॉडिफाइंग। ठीक है, तो ड्रग की प्रॉपर्टी, तो जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी है उतना वो क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को, तो उतना जल्दी ऑर्गन्स में आएगा। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी मोर, मतलब वीडी मोर, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विच इज प्रीडोमिनेंट फैक्टर। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में हाई प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्डरली में लेस प्लाज्मा प्रोटीन है, तो डिफरेंस आएगा। जेंडर में मेल्स में ज़्यादा होता है प्लाज्मा प्रोटीन, प्रेगनेंसी में कुछ अफेक्ट करता है। फिर डिजीज रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो सपोज लीवर डिजीज है, तो जो लीवर डिजीज है तो लीवर एल्बुमिन बनाता है। ठीक है, तो अगर लीवर डिजीज है तो एल्बुमिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ज़्यादा वो वीडी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वीडी मतलब ज़्यादा टिश्यूज़ में जाएगा तो ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगा। ठीक है, मोर वीडी मतलब कि टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर अपन लीवर डिजीज़ में हुई कि ये हो गया। ठीक है, एल्बुमिन कम हो गया। रीनल डिजीज़ में भी सब एल्बुमिन हो जाएगा, मतलब सब एल्बुमिन बाहर चला जाएगा। ठीक है, रीनल डिजीज़ के अंदर, तो रीनल और लीवर डिजीज़ में कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि उसका वीडी बढ़ गया, तो वीडी बढ़ गया मतलब टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, सेम गोज विद हेमरेज, शॉक, डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसके अंदर जो प्लाज्मा है ब्लड में वो लीक आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा तो ड्रग वही फिर ज़्यादा घूमेगा टिश्यूज़ में और सेल्स में। ठीक है, तो हेमरेज, शॉक, डिहाइड्रेशन, इसके अंदर भी वीडी ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली ये जो कंडीशंस है, वायरल लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, हेमरेज, शॉक, डिहाइड्रेशन, इन सब के अंदर अपन ड्रग का डोज थोड़ा कम कर देंगे। फिर वो ड्रग्स बाउंडेड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो वो एसिड बाइंड्स टू बेस, बेस बाइंड्स टू एसिड करके, एल्बुमिन इज अ बेसिक प्रोटीन बाइंड्स टू एसिडिक ड्रग्स। ठीक है, लाइक एंटी एपिलेप्टिक्स, एस्पिरिन, बार्बिटूरेट्स, वार्फरिन, एसिटामिनोफिन। ठीक है, मतलब PCM हो गया। ठीक है, एंड एसिड ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज़ अ एसिडिक है, बाइंड्स टू बेसिक ड्रग्स लाइक एंटी एरिथमिक ड्रग्स, प्रोप्रानोल, मॉर्फिन, इमिप्रामिन, लिग्नोकेन, INE मतलब कि वो बेसिक आ गया। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना है कि इनके एग्जाम्पल्स याद रखना है, कौन से एसिड ड्रग्स हैं, कौन से बेसिक ड्रग्स है। फिर जो प्लाज्मा प्रोटीन है तो जैसे नॉन स्पेसिफिक एंड रिवर्सिबल। ठीक है, मतलब कोई भी बाइंड कर सकता है वहाँ पे और रिवर्स कर सकता है, मतलब कि ड्रग डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो जिसको ड्रग डिस्प्लेस करेगा तो वो वाला ड्रग जो पहले से बाइंड था वो फ्री घूमेगा। ठीक है, ब्लड वेसल या प्लाज्मा या बाहर, मतलब वीडी उसका वो क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन, तो वीडी बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस ड्रग की। तो वही नॉन स्पेसिफिक है, मल्टीपल ड्रग्स कैन बाइंड टू द सेम साइट, रिवर्सिबल है, लीडिंग टू ड्रग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर ऑल एंटी एपिलेप्टिक्स एनहेंस द टॉक्सिसिटी ऑफ अदर एंटी एपिलेप्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने फेनेटोइन दिया है, उससे इफेक्ट नहीं आ रहा था, फिर अपन ने सोडियम वालप्रोट दे दिया। ठीक है, तो वालप्रोट वुड डिस्प्लेस द फेनेटोइन, तो फेनेटोइन का भी इफेक्ट अब ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों का साथ में हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द एल्बुमिन दैट फॉर इंक्रीज टॉक्सिसिटी। फेनेटोइन अटैचेस टू एल्बुमिन, वालप्रोट ऐड किया।
ठीक है। तो फ्री फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम एल्ब्यूमिन इंक्रीजिंग फ्री फ्रैक्शन ऑफ फेनेटोइन इंक्रीजिंग वीडी ऑफ फेनेटोइन, ठीक है। तो अनवांटेड ऑर्गन पे पहुंच गया तो हार्मफुल इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी हो गई। बाकी जो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डिस्कस हो रहा है, तो फेनेटोइन मतलब ऑल एंटी एपिलेप्टिक्स एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ ईच अदर। फिर जो दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स, कॉट्रिमॉक्साजोल कंपोनेंट होता है, ठीक है। कॉट्रिमॉक्साजोल सल्फोनामाइड या सल्फोमिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है। SMX TMP SMX होता है, ठीक है, सल्फोमिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। तो कॉट्रिमॉक्साजोल जो ये प्रेग्नेंट्स मदर में और थर्ड सेमेस्टर मतलब में नियोनेट्स में नहीं देते हैं बिकॉज क्या होता है कि सल्फोनामाइड डिस्प्लेस द बिलीरुबिन, बिलीरुबिन ऐसे नॉर्मल बनता है बॉडी में विच इज़ एन एंडोजिनस टॉक्सिन। तो ये जनरल कंडीशंस में एल्बुमिन से बाइंड रहता है। अब सल्फोनामाइड्स आया तो एल्बुमिन को मतलब ये बिलीरुबिन को हटा देगा फ्रॉम द एल्बुमिन, तो फिर वीडी कर देगा, इंक्रीजिंग वीडी ऑफ द बिलीरुबिन। अब अपने में तो डेवलप्ड है ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन बाकी में नहीं है। तो बिलीरुबिन एंटर्स द न्यूरोनल ब्रेन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर PBB नॉट फुली डेवलप। तो फिर न्यूरोनल डैमेज, तो कॉर्निक दैट इज जॉन्डिस इन द ब्रेन, ठीक है, कॉर्निक फिर जो एस्पिरिन और टॉलब्यूटामाइड, ठीक है, टॉलब्यूटामाइड इज सल्फोनल यूरिया, ये भी इसको कर देगा, ठीक है। एस्पिरिन डिस्प्लेसेस टॉलब्यूटामाइड, तो वही कि टॉलब्यूटामाइड पता है कि सल्फोनल यूरिया इंक्रीज इंसुलिन बढ़ाता है, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया करा देगा, ठीक है। टॉलब्यूटामाइड एंटर द पेंक्रियाज, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन और हाइपोग्लाइसीमिया। फिर हीमोडायलिसिस की वही ड्रग पॉइजनिंग में काम आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड इज विड्रॉन, फिर एक ड्रग या टॉक्सिन इज फिल्टर्ड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर हाई VD ड्रग्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। नो रोल ऑफ हीमोडायलिसिस बिकॉज हाई VD ड्रग्स आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में है ही नहीं वो सब कुछ, ऑर्गन है उसके अंदर, एग्जाम्पल डिजॉक्सिन है, ठीक है। याद रखना क्लोरोक्विन का VD इज हाईएस्ट, डिपॉजिट्स इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। इसलिए क्लोरोक्विन डिपॉजिट्स इन कंसेंट्रिक रिंग्स बुल्सआई मैक्यूलोपैथी में, ठीक है, रेटिना के अंदर बुल्सआई मैक्यूलोपैथी। अब सपोज किस में हेमोडायलिसिस नहीं करेंगे तो हाई VD ड्रग्स में, जहाँ पे लाइक हाई VD ड्रग्स है ना, तो प्लाज्मा में है ही नहीं वो सब ऑर्गन्स में, तो डिजॉक्सिन आ गया जिसका VD 450 लीटर है। फिर हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, ठीक है, तो इनमें भी कोई रोल नहीं है क्योंकि जो एल्बुमिन है वो फिल्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन विल नॉट अलाउ फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, क्योंकि हीमोडायलिसिस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वहाँ से एल्बुमिन नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब प्रोटीन्स जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो उसके साथ बाइंड है तो ड्रग भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर वारफारिन हो गया विच इज़ 99% बाउंड, तो जो वारफारिन दैट इज 99% एल्बुमिन बाउंड। जो लो VD प्लस लो प्रोटीन ड्रग्स है, ठीक है, इसमें हीमोडायलिसिस कर सकते हैं जिसके अंदर लो VD है लाइक इनसाइड ब्लड है, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर की लो VD है ना, तो प्लाज्मा में और लो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स है, जो लो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, ठीक है। अब डू हिमोलिसिस और नो रोल ऑफ इसका निमोनिक याद रखना है। क्लोरोक्विन में वही कि परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा उसका VD है 15,000 लीटर्स। तो बेसिकली 15,000 लीटर प्लाज्मा मतलब ये कि अपना जो प्लाज्मा है वो अगर इतना लीटर है तो जाके अपने अंदर कंसनट्रेशन आएगा, मतलब यही इससे दिमाग लगाना। फिर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल थायोपेंटोन, फेंटानिल, जनरल एनेस्थेटिक्स। तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई भी ड्रग है अगर, ठीक है, तो उसका एक्शन दो तरीके से टर्मिनेट हो सकता है कि या तो वो यूरिन में चला जाएगा, एलिमिनेशन इनटू द यूरिन, ठीक है, ऑल ड्रग्स, या फिर एक जो 3 अपन ने अभी पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू द फैट, ठीक है। तो कोई भी अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बाय हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है, तो पता है कि एक्सक्रीशन के लिए वाटर सॉल्युबल बनना जरूरी है मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन करने के लिए, लेकिन ये ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो वो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनटू द फैट, ठीक है। तो मतलब एक्शन तो टर्मिनेट हो गया है जो भी ऑर्गन था वहाँ पे एक्शन खत्म हो गया क्योंकि वहाँ से वो ड्रग ऑर्गन से फैट में आ चुका है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल थायोपेंटोन एक जनरल एनेस्थेटिक है, तो मान लो ये थायोपेंटोन IV दिया, एंटर्स द ब्रेन, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। अब रीचेज ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, क्या होगा कि ब्रेन से वापस ब्लड में आ गया क्योंकि लिपिड सॉल्युबल था, तो ब्लड से वापस वो फैट सेल्स में आ गया, तो रीचेज ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द ब्रेन एंड देन एंटर्स एडिपोज टिश्यू फैट सेल्स, ठीक है। फैट सेल्स इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द किडनी, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एलिमिनेटेड वाया यूरिन एंड देयर एक्शन इज ओवर। यहाँ पे भी एक्शन ओवर हो गया लेकिन वो फैट सेल्स में जमा हो गया। डिपॉजिट्स इन द फैट, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू द फैट्स, ठीक है। एक्शन ऑफ थायोपेंटोन इज टर्मिनेटेड इन द ब्रेन। फेंटानिल जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, तो वही लिपिड सॉल्युबल जो नॉन पोलर नॉन आयनिक वहाँ से वो हमेशा लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। फिर वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो वो पोलर आयनिक है जो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन इज इक्वल टू एलिमिनेशन। तो मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ होती हैं, तो एक्टिविटी ऑफ ड्रग क्या क्या हो सकता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और या साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एक्टिविटी में ये है कि एक्टिव से इनएक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव से एक्टिव दैट इज प्रो ड्रग, ठीक है, और एक्टिव से एक्टिव हो सकता है, मतलब एक्टिव से एक्टिव मेटाबॉलाइट बन सकता है, ठीक है। एक्टिव से इनएक्टिव दैट इज एक्शन इज टर्मिनेटेड इट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स क्या क्या है कि एक्टिव से एक्टिव बन रहा है, ठीक है, एक्टिव से एक्टिव दैट इज मेटाबॉलाइट बन रहा है, ठीक है। और एक है प्रो ड्रग टू एक्टिव, तो उसका निमोनिक प्लाज्मा CCD और निमोनिक इसका फैड CP FAD SCB। तो फ्लोजेटिन से नॉरफ्लोजेटिन,
ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट है बिकॉज नॉरफ्लोजेटिन भी एक ऐसा मेटाबोलाइट है जो और लॉन्गर टाइम तक वो काम करेगा। फिर एलोप्यूरिनॉल से ऑक्सीप्यूरिनॉल, ठीक है। तो एलोसिनिथिन, तो ऑक्सीप्यूरिनॉल अवेलेबल सेपरेटली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ठीक है। एलोप्यूरिनॉल, ऑक्सीप्यूरिनॉल AK एलोजेंथिन। तो फिर वो ये डाइसेपाम से ऑक्सासेपाम हो रहा है, ठीक है। मतलब ये मेटाबोलाइज हो रहा है लीवर से। जो ऑक्सासेपाम है ये भी अच्छा है, ठीक है। ये अवेलेबल सेपरेटली है क्योंकि ये सेफ़ है लीवर केसेस में। याद रखो ना कि ऑक्सासेपाम है तो उसको कोई बैरियर क्रॉस नहीं करना है, उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा सेफ है इन लीवर डिजीजेस केसेस, ठीक है। देन डाइसेपाम। फिर स्पाइरोनोलैक्टोन से कैंड्रीनॉन, प्रीमिडोन से फिनोबार्बिटॉन, ठीक है। प्रीमिडोन जो है प्रीमिडोन से फिनोबार्बिटॉन होगा, ठीक है। बोथ आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में देते हैं, ठीक है। फिनोबार्बिटॉन और मतलब प्राइमेडोन से फिनोबार्बिटॉन, ये सब एक्टिव से एक्टिव बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट में आता है प्लाज्मा CCD। तो प्रेडनिसोन से प्रेडनिसोलोन, यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना। प्रीमिडोन से फिनोबार्बिटॉन और प्रेडनिसोन से प्रेडनिसोलोन। फिर लीवोडोपा से डोपामिन होगा, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। AC इनहिबिटर्स, याद रखना कि जितने भी AC इनहिबिटर्स हैं सब प्रोड्रग्स हैं एक्सेप्ट 2 हैं, ठीक है। AC इनहिबिटर्स जैसे जिसमें पिरिल आता है ना, ऑल आर प्रोड्रग्स एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ठीक है। क्योंकि थेम्सेल्स ही एक्टिव, खुद ही एक्टिव ड्रग है। तो याद रखना प्रोडक्ट का मतलब वो इनएक्टिव होता है स्टार्टिंग में। तो कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल आर एक्टिव, ठीक है। फिर एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स कॉजिंग ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ आइज, डिपीवेफ्रिन। जो डिपीवेफ्रिन होता है, डिपीवेफ्रिन, तो वो ग्लोकोमा में देते हैं। तो वो एंटी ग्लोकोमा ड्रग है, तो वो ब्लैक डिस्कलरेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया AC इनहिबिटर्स हो गया। प्रिल से प्रिलाट हो जाएगा, लेकिन इनालाप्रिल से प्रिलाट, ठीक है। AET ऐड कर दो प्रिल से प्रिलाट। फिर जो सल्फासेलाजीन है, तो सल्फासेलाजीन, ठीक है, उससे सल्फा पायरिडिन एंड 5AS होगा। 5AS मतलब अमीनो सल्फासैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और ये जो 2 मतलब सल्फासेलाजीन जो है, ठीक है, उससे 2 बन रहे हैं। तो यहाँ से मैं बेसिकली एकदम अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स बोलूँगा बिकॉज मैं पूरा RR जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा। तो इसमें सिर्फ बोल के करना है क्योंकि बाद में RR देख लूँगा मैं, जो RR ही लास्ट में रिवाइज करना है, ठीक है। तो जो सल्फासेलाजीन है, ठीक है, सल्फासेलाजीन उसके 2 मेटाबोलाइट्स हैं, मतलब 2 प्रोड्रग टू एक्टिव ड्रग। मतलब सल्फासेलाजीन प्रोड्रग है, उससे 2 उसके एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म होंगे जो दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट में काम आएंगे, ठीक है। एक RA में काम आएगा और एक UC में काम आएगा, ठीक है। UC में 5AS से काम आएगा और RA के अंदर आएगा सल्फा पायरिडीन, ठीक है। फिर माइकोफिनोलेट, मोफेटिल से माइकोफिनोलेट कर दो, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, यहाँ पे मोफेटिल हटा दो। तो मोफेटिल प्रोड्रग है इनएक्टिव, माइकोफिनोलेट एक्टिव है। तो फिर एसाइक्लोविर और एनसाइक्लोविर है, ठीक है। इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बस यहाँ नाम याद रखना कि इनएक्टिव वाला एसाइक्लोविर है, एक्टिव वाला कोई को याद नहीं रखना। सेम गोज क्लोपिडोग्रेल, परासुग्रेल, ठीक है। कार्बिमाजोल से मेथीमाजोल, दोनों ही एंटी थायरॉयड है। डिपीवेफ्रिन से एपिनेफ्रिन, ठीक है, आइज़ में देते हैं। फिर तो ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में दे रहे हैं। फिर साइटोमेटाबॉलिज्म, तो वही सब कुछ हिपैटिक में होता है, लीवर में होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हेपेटिक भी होता है। फ्यू ड्रग्स अंडर को मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द लीवर, ठीक है। आउटसाइड द लीवर मेटाबॉलाइज हो रहा है, जैसे उसको एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, लाइक प्लाज्मा एस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है। जो प्लाज्मा एस्ट्रेज एंजाइम है तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा उसके अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो लीवर में ही नहीं जा रहा है, ठीक है। पहले से ब्लड में ही वो मेटाबॉलाइज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मेटाबॉलाइज इनएक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। तो इनएक्टिवेशन ऑफ द ग्लैंडियोलॉल मोर देन एस्मोलॉल, मतलब क्या अगर शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, क्योंकि ऑफकोर्स शॉर्टेस्ट एक्टिंग होगा क्योंकि पहले से वो मेटाबॉलाइज हो रहा है प्लाज्मा में, ठीक है। तो उसके अंदर लैंडियोलॉल सबसे और ज़्यादा शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अपडेट अगर ये ऑप्शन में नहीं तो एस्मोलॉल आंसर है। क्लेविडिपिन जो एक शॉर्टेस्ट एक्टिंग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, रेमीफेंटानिल, ठीक है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड। फिर प्लाज्मा सूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम, तो इनएक्टिवेशन ऑफ सक्सिनल कोलिन मोर देन मीवाक्यूरियम, ठीक है। फिर हॉफमैन एलिमिनेशन, जो ड्रग खुद से ही बिना कोई भी एंजाइम के, बिना ऑर्गन के हो रहा है, अपने एज इट इज़ बस वो हो रहा है, उसका मतलब कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से वो इनएक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो ड्रग्स एंटर द प्लाज्मा, तो स्पॉन्टेनियस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, उससे स्पॉन्टेनियस इनएक्टिवेशन हो गया। नो एंजाइम और ऑर्गन रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये याद रखना है। प्लाज्मा एस्ट्रेज हो गया, जिसके अंदर ये ड्रग्स पढ़ी अपन ने 3, ठीक है। फिर उसके आगे 2 वर्ड लगा दो एस्ट्रेज के सामने, तो प्लाज्मा सूडोकोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। तो वही शॉर्टेस्ट एक्टिंग आ गई है, सक्सिनल कोलिन मीवाक्यूरियम। हॉफमैन में वही कि ये हो गया, कौन से हैं, तो वही SMR है, सिस एट्राक्यूरियम जो 100% HE है सिस के अंदर। एट्रा के अंदर 1/3 बाय हॉफमैन एंड 2/3 बाय द प्लाज्मा एस्ट्रेज डिग्रेडेशन, ठीक है। तो सिस पूरा है, बाकी सिस एट्राक्यूरियम, ठीक है। और एट्राक्यूरियम जो है वो उसमें 1/3 एंड 2/3 है, ठीक है। तो सेफेस्ट हमेशा एट्राक्यूरियम होगा, ठीक है। सेफेस्ट मसल रिलैक्सेशन इन हेपेटिक एंड रीनल फेलियर, क्यों? क्योंकि अब ऐसा है कि सपोज 2 ऑप्शंस हैं, एट्राक्यूरियम और सक्सिनल कोलिन। तो ऐसे तो बोलता अपन कि भाई ये लोग सेफ़ है क्योंकि पहले से खुद से मेटाबोलाइज हो रहा है,
ठीक है। लेकिन उसमें भी सक्सेनल कोलिन में क्या दिक्कत है कि जो सक्सेनल कोलिन जो डिग्रेड होता है प्लाज्मा सूडोकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम से, ठीक है। तो जो सूडोकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम है, तो उसमें ये होगा जो सूडोकोलिन एस्ट्रेज है, तो दैट इज़ ऑल्सो सिंथेसिस बाय द लीवर। अब मान लो लीवर डैमेज है तो सूडोकोलिन एस्ट्रेज ही नहीं बन रहा है, ठीक है, जो एंजाइम है, तो वही डिग्रेड ही नहीं कर पाएगा एच को। तो एच का जो एक्शन है वो डिग्रेड नहीं हो रहा, तो वो लॉन्ग एक्टिंग हो गया, ठीक है। एच लॉन्ग एक्टिंग हो तो वो भी रिलैक्सेंट है, ठीक है। तो एपनिया और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर लाइक इफ़ देयर इज़ इन हेपेटिक फेलियर सूडोकोलिन एस्ट्रेज डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है, तो डिग्रेडेशन बहुत कम हो गया, मतलब कि लॉन्ग एक्टिंग हो गया, बॉडी में रहेगा, ठीक है। इसलिए भी तो ये एपनिया डेथ कर रहेगा, तो नॉट सेफ इन हेपेटिक रीनल फेलियर। फिर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, तो फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 1 फेज़ 2 में ये है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में क्या है कि फेज़ 1 में अपन कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शन है तोड़ रहे हैं, फेज़ 2 में अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फेज़ 2 में अपन कुछ जोड़ रहे हैं, कंजुगेट कर रहे हैं, ताकि एक वाटर सॉल्युबल बन जाए वो और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो वाटर सॉल्युबल ग्रुप अपन मोइटी ऐड कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल समथिंग, ठीक है। फेज़ 1 के अंदर बस अपन वो एक उसका फेविक्विक वाला साइट अपन एक्सपोज करेंगे, ठीक है। मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ फेज़ 1, ठीक है। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में ये डिफरेंस है बेसिकली। फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है। तो फेज़ 1 के अंदर ये कि भाई ड्रग फिर भी एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। फेज़ 2 में ये कि सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है। फेज़ 2 में क्योंकि उसको मेटाबॉलाइज होना है ना, मतलब एक्सक्रीट होना है, सॉरी, ठीक है। तो रिएक्शंस फेज़ 1 के अंदर कौन जिसमें अपन लग रहा है कि भाई टूट रहा है ना, लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, टूट रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, डीएमिनेशन, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये कौन करता है, तो इट इज़ कैरिड आउट बाय CYP450 एंजाइम, ठीक है। बाकी डिहाइड्रोजनेशन ये किस में काम आता है, एल्कोहल के ड्रग्स में, मतलब एल्कोहल्स में, ठीक है, विच इज़ कैरिड आउट बाय एन एंजाइम कॉल्ड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। फिर अपना डीएमिनेशन आता है, तो डीएमिनेशन किससे होता है, तो इट इज़ डन बाय एडिनोसिन डीएमिनेस, ठीक है। डीएमिनेशन डन बाय एडिनोसिन डीएमिनेस, और किसका, तो जो प्यूरिन्स है उनका, प्यूरिन्स में मतलब कि अगर फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फेज़ 1 रिएक्शन तो प्यूरिन्स जो है, प्यूरिन्स लाइक एडिनोसिन, ठीक है। तो प्यूरिन्स का एग्जांपल एडिनोसिन है, तो जो एडिनोसिन है वो उसका फेज़ 1 है डीएमिनेशन बाय एडिनोसिन डीएमिनेस, ठीक है। फिर मोस्ट ड्रग्स अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो मोस्टली फेज़ 1 के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है, बस अपने को बाकी एग्जांपल याद रखना है कि एक एल्कोहल वाला हो गया, ठीक है, एल्कोहल डीहाइड्रोजनेस से हो गया, फिर अपना ये हो गया साइक्लाइजेशन डीसाइक्लाइजेशन, और एक एडिनोसिन डीएमिनेस फॉर प्यूरिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स में एडिनोसिन आ गया। फिर इनका साइट ऑफ रिएक्शन क्या है, साइट ऑफ रिएक्शन का SCR है, दैट इज़ माइक्रोसोमल रिएक्शंस, ठीक है। माइक्रोसोम्स या SCR को सेम बोलते हैं, माइक्रोसोम्स, ठीक है। फेज़ 2 के अंदर ये सब इनएक्टिव फॉर्म में, एक्सेप्शन है 2 जिसमें एक्टिव फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। इवन आफ्टर द फेज़ 2 ड्रग इज़ गोइंग इनटू द एक्टिव फॉर्म, तो क्या है वो, तो एक मिनॉक्सिडिल है, ठीक है, मिनॉक्सिडिल एंड मॉर्फिन, ठीक है। MM आ गया, तो मिनॉक्सिडिल एंड मॉर्फिन, ठीक है, बाद में भी एक्टिव फॉर्म में जा रहा है, और यहाँ पे सब कंजुगेट हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जुड़ रहा है, तो लाइक ग्लूकोरोनाइड, फिर एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लाइसिनेशन, सल्फेशन, ग्लूटाथियोन, ठीक है, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन अंडरगोन बाय पैरासीटामोल, ठीक है। एसिटाइलेशन में पता है शिप ड्रग्स आएंगी। ग्लूकोरोनाइड इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ UDP-GT, ठीक है, यूरिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। मोस्ट ड्रग्स अंडरगो ग्लूकोरोनाइड, ठीक है, मोस्ट ड्रग्स ग्लूकोरोनाइड ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। SCR याद रखना है, फेज़ 2 में आउटसाइड SCR होगा, ठीक है। एक्सेप्शन ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, तो जो ग्लूकोरोनाइड है जो मोस्ट ड्रग्स ज़्यादा है फेज़ 2 में, ठीक है, वो माइक्रोसोमल रिएक्शंस में हो रहा है, मतलब कि SCR के अंदर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ये अपना मेटाबॉलाइज होंगे माइक्रोसोमल सिस्टम से, क्योंकि माइक्रोसोम का मतलब ये RER है, ठीक है, स्मूथ SCR, ठीक है। माइक्रोसोम का मतलब ये SCR है, तो जो SCR जो है लीवर के अंदर, वहाँ पे सब अपना ड्रग मेटाबॉलाइज हो रहा है, क्योंकि अपने को पता है कि जो फेज़ 2 रिएक्शन है उसके अंदर भी ग्लूकोरोनाइड सबसे मोस्ट कॉमन है। एंड एक्सेप्शन वही है कि जितने भी फेज़ 2 रिएक्शन है सब में अपना आउटसाइड SCR होता है, बट जो ग्लूकोरोनाइड है उसके अंदर ये होता है, ग्लूकोरोनाइड के अंदर माइक्रोसोम है, ठीक है। तो माइक्रोसोमल सिस्टम के अंदर अपना ये आ जाता है CYP एंजाइम और UDP-GT आता है, ठीक है। तो अभी कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो भी इन दोनों एंजाइम का वो एक्टिविटी बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे, ठीक है, या तो इंड्यूसर होंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे, इनिबिटर होंगे, ठीक है। तो CYP एंजाइम जो है और UDP-GT, और जो नॉन माइक्रोसोमल है ये तो आउटसाइड SCR है, फ्यू ड्रग्स है, नॉट अफेक्टेड बाय ड्रग्स, ठीक है। और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म दोनों में देखा जाता है, मतलब कि किसी में UDP-GT का लेवल कम है, ज़्यादा है, वैसा सब, ठीक है। जो UDP-GT एंजाइम इसका फुल फॉर्म याद रखना है, फेज़ 2 रिएक्शन एंजाइम है, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्जुगेट करेगा ये,
ठीक है। अब जो ड्रग्स हैं विच एक्सक्लूसिवली रिक्वायर UDP-GT, ठीक है, उनके रिमूवल के लिए तो इरिनोटेकान और अटाजानावीर, ठीक है ना। ये एंटी कैंसर, एंटी HIV वाटर सॉल्युबल हो जाएगा UDP-GT जब जुड़ेगा, ठीक है, मतलब फेज़ 2 होगा और फिर 100% एक्सक्रीटेड। फिर वही डेफिशिएंसी ऑफ UDP-GT तो क्रिगलर नाजार और गिलबर्ट आएगा, ठीक है। अपने को पता है UDP-GT जो है वो कौन से रिएक्शन में आता है, फेज़ 2 उसके अंदर ग्लूकोरोनाइडेशन, ठीक है, मतलब ग्लूकोरोनाइड ग्रुप अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ UDP-GT, ठीक है। जिनके अंदर डेफिशिएंसी UDP-GT की वो क्रिगलर नाजार और गिलबर्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर वही कि जो अपना बिलिरुबिन होता है वो भी ग्लूकोरोनाइडेशन से निकलता है, ठीक है। तो वही कि अब कंजुगेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि बिलिरुबिन जो है वो अंदर रह रहा है, ठीक है, तो जॉन्डिस होगा, ठीक है, वो बाद में आगे की बात है। तो क्रिगलर नाजार और गिलबर्ट के अंदर ये सीन है कि जो ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्रिगलर नाजार और गिलबर्ट में, दैट इज़ इरिनोटेकान और अटाजानावीर, ठीक है। फिर CYP-450 एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री उनका क्या है, उनका जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है, और नेमिंग कैसा उनका हुआ है, ठीक है। तो जो CYP-450 एंजाइम्स है इसका नॉमेनक्लेचर क्या है कि CYP-450 पता है कि भाई फर्स्ट फेज़ में अपने को चाहिए, तो CYP-450 फर्स्ट फेज़ में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काम आता है। अब P साइटोक्रोम मतलब जिसके अंदर पूरा डेफिशिएंसी है ये है, ठीक है। तो अभी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रिगलर नाजार एंड गिलबर्ट, तो अपने को पता है कि जो दो ड्रग्स हैं अटाजानावीर, ठीक है, और इरिनोटेकान, तो इनके अंदर पूरा ही UDP-GT से ही मेटाबोलाइज होता है। तो अगर ये दो दे दिए और अगर क्रिगलर नाजार एंड गिलबर्ट जिसके अंदर डेफिशिएंसी है UDP-GT की, तो ये ड्रग्स मेटाबोलाइज ही नहीं होंगे तो टॉक्सिसिटी करेंगे, ठीक है। तो जो इरिनोटेकान है दैट कैन कॉज बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, और जो अटाजानावीर है इट कैन एक्यूमुलेट एंड कॉज लीवर डैमेज एंड दैट लीड्स टू हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है। फिर CYP-450 एंजाइम पता है फेज़ 1 रिएक्शन में काम आता है CYP-450, UDP-GT फेज़ 2 में आता है, ठीक है। फिर ठीक है, फिर नॉमेनक्लेचर्स का याद रखना है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या है कि साइटोक्रोम, ठीक है, तो पिगमेंटेड एंजाइम है, ठीक है, साइटोक्रोम P450, ठीक है। तो P इज़ द पीक लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब कि सब वेवलेंथ की अपने लाइट्स डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर फिर याद रखना है कि सब वेवलेंथ की डाल रहे हैं, तो जिस नैनोमीटर है वॉट लाइन लेंथ पे जो ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और बाकी सब वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट मार देगा, ठीक है। तो वो है 450, ठीक है। तो पीक लाइट एब्जॉर्प्शन एट 450 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो पीक लाइट एब्जॉर्प्शन एट 450 और इसके अंदर हीम पिगमेंट होता है, ठीक है। तो हीम पिगमेंट याद रखना कि अपने को पता है कि भाई मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में होता है, लेकिन पी जो हीम पिगमेंट है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोक्रोम P450, ठीक है। फिर टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई एंजाइम्स, ठीक है। तो फिर ये कैसे करते हैं अपन, तो एंजाइम्स एब्जॉर्ब द लाइट एट 450 नैनोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। फिर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स के अंदर क्या आता है कि CYP एंजाइम्स है, ठीक है, द एग्जिबिट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ओनली वन जीन कैन लाइक अगर सिर्फ एक जीन है, ठीक है, तो वन जीन कैन प्रोड्यूस मैनी टाइप ऑफ CYP एंजाइम्स, ठीक है। CYP2A 3 1A 4 2A वॉट एवर जो भी है, और अलग का अलग क्वांटिटी भी, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ CYP एंजाइम्स, ठीक है। फिर ये साइटोक्रोम P450 तो पता ही था अपने को, ठीक है। अब नेमिंग है CYP एंजाइम, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं अपन, तो साइटोक्रोम जैसे कि CYP3A 4 1A 2 2C19 2D6 तो उसमें 3 इज़ द नंबर ऑफ जीन मेकिंग द CYP एंजाइम, ठीक है। 75 जीन्स हैं, मोर देन 75 जीन जो एनकोड करते हैं, मतलब कि CYP एंजाइम्स बनाते हैं तो उसमें से A4 सब टाइप ऑफ CYP एंजाइम, ठीक है। A4 मतलब एक सब टाइप है CYP का, A4 मतलब C9 C19 D6 E1 A4 ये सब, ठीक है। तो CYP3A 4 CYP के बाद जो नंबर है दैट इज़ द नंबर ऑफ जीन, ठीक है। फिर CYP टाइप और सबस्ट्रेट याद रखना है। तो जो CYP टाइप के सामने सबस्ट्रेट है, इसका मतलब ये ड्रग इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर एंजाइम, मतलब पर्टिकुलर CYP एंजाइम, ठीक है ना, याद रखना है। और मतलब कि CYP1A2 है तो थियोफाइलिन क्लोजाबिन, तो CYP1A2 डिग्रेड्स और मेटाबोलाइजेस थियोफाइलिन एंड क्लोजाबिन, ठीक है। फिर 2C9 लीस्ट क्वांटिटी में, मतलब कि ये फेनेटोन वारफारिन में काम आता है। तो अपने को पता है 2C9 ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में है, तो अगर 2C9 का अगर डेफिशिएंसी आ गया है तो फिर फेनेटोन वारफारिन मेटाबॉलाइज ही नहीं होगा, ये डिग्रेड ही नहीं होगा, तो सैचुरेशन काइनेटिक्स इसके अंदर दिख सकता है, मतलब कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, बहुत जल्दी सैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर 2C19 का कैप निमोनिक है, 2D6 में दिल और दिमाग वाले ड्रग्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। 2E1 पैरासीटामोल, ठीक है। तो E1 हर कोई पैरासीटामोल लेता है, ठीक है। E मतलब एवरीवन, ठीक है, एवरीवन टेक्स पैरासीटामोल। 2D6 डी मतलब दिल और दिमाग के ड्रग्स,
ठीक है, 2C19, तो C फॉर C19 कैप, और C9 तो 9 छोटा नंबर तो लीस्ट क्वांटिटी, ठीक है। फिर 3A4 इज द मैक्सिमम क्वांटिटी इन आवर बॉडी, मोर देन 50% ऑफ द ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय दिस, ठीक है। 3A4 CYP 3A4 याद रखना है, ठीक है। मोस्ट ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड, जैसे किसका निमोनिक ABCDEF, ठीक है। जैसे कि एस्टेमिजोल, ठीक है, कोई भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, मतलब कि अगर प्लूराइटिस रैश है, ठीक है, तो ये देंगे, ठीक है। फिर बेंजोडाइजेपिन कैल्शिन्यूरिन इनहिबिटर, ठीक है। कैल्शिन्यूरिन क्या है, तो बेसिकली इट इज़ अ लिम्फोसाइट के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, तो उसको इनहिबिट कर देंगे तो अपना इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। फिर ये सब आ गया, ABCDEF हो गया, तो 3A4 याद रखना है, ठीक है। और मोस्ट ड्रग्स है मेटाबोलाइज्ड इन ABCDEF, ठीक है। एस्टेमिजोल कोई भी अगर हिस्ट्री प्लूराइटिस रैश, क्योंकि तो उसमें देंगे क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, ठीक है। फिर ABCD, ठीक है। B से बेंजोडाइजेपिन, तो एक क्लोराजेपाम, डाइजेपाम, मेटासोलम। C से कैल्शियम इनहिबिटर लाइक टेक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन। फिर D से डिल्टाजेम, वेरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। E से एस्ट्रोजन जो OCP से में, F से फेक्सोफेनाडिन, टर्फिनाडिन। बात है एंजाइम इंड्यूसर्स या इनहिबिटर की, ठीक है। तो ये एंजाइम इंड्यूसर्स जो होता है, तो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो CYP एंजाइम्स हैं, जो अपना फर्स्ट स्टेप में देते हैं अपन, ठीक है। CYP रिक्वायर्ड फॉर फेज़ 1 रिएक्शन, ठीक है। UDP-GD साइकिल फेज़ 2 में आता है, तो ये इंक्रीज़ कर देंगे एक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब कि CYP एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर्स इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ सबस्ट्रेट्स मतलब जो अपने वो ड्रग्स पड़ी थी, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर्स में उल्टा हो गया, ठीक है, कि अगर CYP एंजाइम से उनको इनहिबिट कर दिया तो मेटाबॉलाइज नहीं होगा ड्रग, ठीक है। तो मतलब ये सब ड्रग इंट्रैक्शंस होंगे। तो ये CYP इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स याद रखना है, ठीक है। सेंट जॉन्स वॉर्ट बस एक पहले ज़माने में एक प्लांट था, ऐसे मानते थे कि ये देते थे डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सेंट जॉन्स वॉर्ट विच वॉज एन इंड्यूसर, ठीक है। और बाकी ये आ गया ग्रास निमोनिक है, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक्स में सब है ऑलमोस्ट इंड्यूसर एक्सेप्ट वाल्प्रोएट जो एक CYP इनहिबिटर है। और क्रॉनिक और वो अल्कोहल में डिफरेंस है, ठीक है। क्रॉनिक अगर अल्कोहल है तो फिर इंड्यूसर है, स्टार्टिंग में जब दे रहे अपन, मतलब कि एक्यूट अल्कोहल दे रहे हैं अगर अपन, तो ये अपना ये है इनहिबिटर है, ठीक है। और कोक IVC गार, ठीक है। फिर ग्रेप फ्रूट जूस के अंदर एक फुरानो कोमारिन होता है, फुरानो कोमारिन या फ्रूकोनामारिन वॉट एवर कोमारिन, ठीक है, ग्रेप जूस के अंदर, ग्रेप फ्रूट जूस विच इज़ एन इनहिबिटर, ठीक है। फिर रिटोनाविर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, तो ये आइसोनाइजिड, तो ये याद रखना कि रिफाम्पिसिन इंड्यूसर है, आइसोनाइजिड सेम TB के लिए देते हैं, वो इनहिबिटर है, ठीक है। और ये सब CYP एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा एक्सेप्ट 2E1, ठीक है। 2E1 को ये इंड्यूस करता है, ठीक है। 2E1 जो अपन नहीं 2E1 पता है कि भाई ये जो पैरासीटामोल वाला है, ठीक है, 2E1। और 3A4 मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और फिर वही एंजाइम इनहिबिशन फ्रॉम एक्यूट अल्कोहल, ठीक है। एक्यूट कंजप्शन स्टार्ट्स विद इन 1 डे, तो एक दिन में ही ये इनहिबिट कर देगा, लेकिन अगर इंड्यूसर है तो 7 दिन तक रहता है, ठीक है। इंडक्शन फ्रॉम क्रॉनिक कंजप्शन रिमेन्स फॉर 1 वीक, ठीक है। मतलब 1 वीक तक ऑलमोस्ट इंट्रैक्शन रह सकता है कोई ड्रग का, ठीक है। जो ये इंडक्शन वाला चीज़ है, मतलब कि मान लो अगर अपन ने क्रॉनिक अल्कोहल है विच इज़ एन एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है, मतलब कि ये ड्रग फेलियर हो सकता है, कोई दूसरा अगर सबस्ट्रेट दे दिया है तो अपन ने, ठीक है। तो 7 दिन तक इफेक्ट रहेगा कम, और अगर एक्यूट है तो 1 दिन तक ही रहेगा, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटर था तो मतलब टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर मतलब अगर एंजाइम अपन ने अल्कोहल पिया है, ठीक है, एक्यूट, तो 1 दिन तक ही वो इफेक्ट करेगा। सपोज़ मैंने उसके साथ कोई एंजाइम, मतलब ये बेसिकली एंजाइम इनहिबिटर है एक्यूट अल्कोहल, ठीक है। मतलब कि CYP को इनहिबिट कर रहा है, तो CYP मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस है। मान लो मैंने कोई दूसरा ड्रग दिया विद एक्यूट अल्कोहल, तो 1 दिन तक ही असर होगा, बाद में 1 दिन में ही असर वो होगा कि ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब ड्रग इंट्रैक्शंस आते हैं तो एस्ट्रोजन, तो CYP 3A4 रैपिडली इनएक्टिवेट एस्ट्रोजन, कैट ड्रग्स, ठीक है। तो कैट ड्रग्स बैंड हो गए, ठीक है। अब एस्ट्रोजन में क्या है कि CYP 3A4 जो है रैपिडली इनएक्टिवेट करता है एस्ट्रोजन को, ठीक है। तो सपोज अभी कोई OCP वुमेन टेकिंग को इन्फेक्टेड TB हो गया, TB में मान लो रिफाम्पिसिन ले रही है, तो रिफाम्पिसिन ऑफकोर्स इफेक्ट ही कम कर देगा क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर है, तो CYP बहुत ज़्यादा बनेगा, तो CYP बहुत मेटाबोलाइज करेगा एस्ट्रोजन को,
ठीक है, क्योंकि ईस्ट्रोजन पता है कि भाई CYP3A4 से होता है, जो अपन ABCDEF में पढ़ा है, ठीक है, न्यूमोनिक जो था, है ना, इसलिए रिफाम्पिसिन इंक्रीज CYP एक्टिविटी, देयरफॉर ईस्ट्रोजन रैपिडली गेट्स इनएक्टिव लीडिंग टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। अभी कैट ड्रग्स पे आता है। कैट ड्रग्स मतलब क्या, सीसाप्राइड यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन, एस्टेमिजोल और टर्फिनाडिन, ठीक है, तो ये भी सबस्ट्रेट है CYP3A4 के, ठीक है। ये अपन ने अभी पढ़ा था 3A4 के अंदर एस्टेमिजोल, फिर और बाकी 2 ड्रग्स और मतलब A और T, C और T, सीसाप्राइड, एस्टेमिजोल, टर्फिनाडिन, ठीक है। मान लो अगर अपन इनके साथ इरिथ्रोमाइसिन को कीटोकोनाजोल दे दिया है, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन या कीटोकोनाजोल, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, या एजोल्स, तो ये CYP इनिबिटर है, तो ये इनिबिशन ही नहीं करने देंगे, मतलब इनिबिशन मतलब कि डिग्रेडेशन नहीं होगा ड्रग्स का, मतलब कि जो कैट ड्रग्स उनका इनिबिशन, उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और टॉक्सिसिटी ऑफ कैट ड्रग्स लीड्स टू टॉर्सादिस दे पॉइंटस, दैट इज QT इंटरवल प्रोलोंगेशन, देयरफॉर कैट ड्रग्स आर बैंड, ठीक है। अब सपोज जो कैट ड्रग्स हैं, ठीक है, तो ये भी सबस्ट्रेट्स हैं ऑफ द CYP3A4, मतलब CYP3A4 इनको तोड़ेगा, ठीक है। अब सपोज अपन ने इनके साथ साथ अपन ने कोई भी एंजाइम इंड्यूसर इनिबिटर दे दिया, सपोज लेट्स से अपन को रैश हो रहा है या कुछ भी प्यूराइटिस हो रहा है, अपन ने एस्टेमिजोल दिया विच इज़ एन एंटीहिस्टामिनिक, ठीक है ना, एस्टेमिजोल है, ठीक है, और कुछ इसके साथ साथ अपने को कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक दे रहा अपन एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, तो वो एंजाइम इनिबिटर्स थे CYP, ठीक है, तो ये इनिबिट हो गया, मतलब कि CYP इनिबिट हो गया तो इनका एक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी हो गई तो एक वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो जाएगा, हार्मफुल लाइफ थ्रेटनिंग विच इज टॉर्सादिस दे पॉइंटस, ठीक है, मतलब कि QT इंटरवल प्रोलोंगेशन हो गया। जो थर्ड ड्रग इंट्रैक्शन है दैट इज़ क्लोपिडोग्रेल, ठीक है, तो क्लोपिडोग्रेल अपने को पता है कि प्रो ड्रग है, ये CYP2C19, ठीक है, से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ CYP2C19, ठीक है, C19, तो इसको ऑलमोस्ट CLO गिन लो, क्लोपिडोग्रेल, ठीक है, तो 2C19 है, ठीक है। अब कन्वर्टेड टू एन एक्टिव फॉर्म बाय फेज़ 1 रिएक्शन, ठीक है, तो फेज़ 1 मतलब प्रो ड्रग से एक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है, विच इज़ लाइक इनएक्टिव टू एक्टिव, दैट इज़ फेज़ 1, ठीक है। अपने को पता है फेज़ 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव ही होता है, एक्सेप्ट वो शायद 2 ड्रग्स थी, मिनोक्सिडिल एंड एक और थी, ठीक है, जिसमें फेज़ 2 के अंदर जाता है मिनोक्सिडिल एंड मॉर्फिन, ठीक है, जिसमें एक्टिव फॉर्म में जाता है। तो फेज़ 1 के अंदर CYP450 एंजाइम्स और ये सब अलग अलग आते हैं, ठीक है, CYP एंजाइम, UDP, GT और ये सब, UDP GT वैसे फेज़ 2 रिएक्शन एंजाइम है, ठीक है, क्योंकि वो पता है कि एक्सेप्शन था ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, ठीक है, तो ये हो गया। और तो इसके अंदर क्या है ना, जो क्लोपिडोग्रेल है, ठीक है, तो वो एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ठीक है, मतलब कि ये ब्लीडिंग करवा MIN स्ट्रोक के लिए देते हैं, ठीक है। जो क्लोपिडोग्रेल वो CYP219, ठीक है, CYP2C19, ठीक है, तो 2C19 C19 को क्लॉक से गिन लो, ठीक है, तो जब भी CYP2C19 है, ठीक है, तो उसका एक्टिव फॉर्म है दैट इज़ एन एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है, यूज्ड फॉर MIN स्ट्रोक, मतलब कि वो कि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग का मतलब ही है वही, मतलब ब्लड थिनर गिन लो, ठीक है। तो क्लोपिडोग्रेल का साइड इफेक्ट है कि वही ब्लीडिंग इन द स्टमक है, ठीक है। अब क्लोपिडोग्रेल का साइड इफेक्ट है ये, जिसके लिए ओमेप्राजोल अपन दे सकते हैं, लेकिन पता है कि ओमेप्राजोल एक इनिबिटर है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टू CYP इनिबिटर है, तो अगर ये अपन ने दे दिया ओमेप्राजोल को साथ में, ठीक है, तो मतलब कि ये अब ड्रग रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये मेटाबोलाइज नहीं होगा, कौन सा ड्रग अपना ये क्लोपिडोग्रेल, ठीक है, तो ये इसका साइड इफेक्ट होता रहेगा, ठीक है ना, तो मतलब डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ क्लोपिडोग्रेल, तो और MI और स्ट्रोक के चांस बढ़ गए, तो फिर क्लोपिडोग्रेल शुड बी अवॉइडेड इन ओमेप्राजोल। जो सेफ PPI अल्टरनेटिव है दैट इज़ रेबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल, ठीक है, क्योंकि इनका लीस्ट CYP इनिबिटर एक्शन है, तो पर राबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल दे सकते हैं, ठीक है, ओमे नहीं देना है, ओमे लाइक क्लोपी OP, तो ओमेप्राजोल OP, ठीक है, क्लोपिडोग्रेल OP ओमेप्राजोल, ठीक है, राबी और पेंटो दे सकते हैं अपन, ठीक है, याद रखना पेंटो दे सकते हैं। फिर टैमोक्सीफेन एक प्रो ड्रग है, ठीक है, और ये CYP2D6 से होता है, ठीक है, दे लो दवा, ठीक है, CYP2D6, तो बेसिकली क्लोपिडोग्रेल हो गया, ठीक है, उसकी जिसके अंदर राबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल देंगे, ओमेप्राजोल नहीं देंगे, CYP2C19, ठीक है। फिर टाइमोक्सीफेन जो फोर्थ ड्रग इंट्रैक्शन है, ठीक है, तो जो टाइमोक्सीफेन है तो बेसिकली एक प्रो ड्रग है, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू एंडोक्सीफेन, ठीक है, एंडोक्सीफेन,
तो एंडोक्सिफेन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और एंडोक्सिफेन इज अ सबसेट फॉर CYP2D6। ठीक है, अपन अभी पढ़ा था CYP2D6 के लिए, ठीक है, दिल और दिमाग। तो 2D6 इसके अंदर अपन ये भी उसी पे डाल दो। ठीक है, अब क्या है ना, सिनारियो कैंसर पेशेंट सफ़र फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, अब उनको लाइक डिप्रेशन भी होता है, तो अगर उनको एंटी डिप्रेशन दे दिया लाइक फ्लोजेटिन, और फ्लोजेटिन अपने को पता है कि इनहिबिटर है, फ्लोजेटिन जो है वो इनहिबिट्स, ठीक है, तो टैमोक्सिफेन का तो अगर मतलब ये बात ये समझो, टैमोक्सिफेन है तो वो बन रहा है एंडोक्सिफेन में विद हेल्प ऑफ CYP2D6। अब ये एंजाइम इनहिबिटर है फ्लोजेटिन, ठीक है, CYP को 2D6 को इनहिबिट करेगा ये, ठीक है। तो अगर ये इसको इनहिबिट कर दिया CYP2D6 को, ठीक है, तो CYP2D6 बनेगा ही नहीं, मतलब टैमोक्सिफेन एज इट इज़ रहेगा, प्रो ड्रग दैट इज़ इनएक्टिव, तो एंडोक्सिफेन में कन्वर्ट ही नहीं करेगा, मतलब कि ये फेल ही नहीं होगा, मतलब कि इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्रोथ एंड मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो पेशेंट डिप्रेशन से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर से मर जाएगा, तो इसलिए टैमोक्सिफेन शुड बी अवॉइडेड विद एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। फिर ड्रग्स मेटाबोलाइज बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, निमोनिकस शेप ड्रग्स, ठीक है, सल्फासेलाजीन, हाइड्रलाजीन, ठीक है, सॉरी सल्फोनामाइड, नॉट सल्फासेलाजीन, सल्फोनामाइड, हाइड्रलाजीन, हाइड्रलाजीन एक एंटी हाइपरटेंसिव है, आइसोनाइजिड और प्रोकेनामाइड, पी से प्रोकेनामाइड है, नॉट फेनिटोन एनी अदर ड्रग, ठीक है। शिप ड्रग्स, डी फॉर डेप्सोन, ठीक है, दोनों प्रोकेनामाइड और डेप्सोन सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव है, ठीक है। और फिर लीवर के अंदर नेट एंजाइम होता है, ठीक है, तो ये फास्ट एसिलेटर स्लो एसिलेटर्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो भी लीवर है, उसके अंदर एन एसिटल ग्रुप एक एंजाइम है विच अटैचेस एसिटल ग्रुप टू द शिप ड्रग्स, ठीक है, मतलब कि लीवर के अंदर एक एंजाइम है वो हेल्प करता है एसिटल ग्रुप को शिप ड्रग्स में करने के लिए, ठीक है। तो वो ये भी जो NAT एंजाइम है, एन एसिटल ट्रांसफरेज, वो किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, दैट इज़ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जो फास्ट एसिटाइलेटर है, हाँ, तो मतलब वो जल्दी मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है, रैपिडली एसिटाइलेटेड, स्लो में स्लो है, ठीक है, तो स्लो है मतलब कि मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, तो रिस्क ज़्यादा है उसका, तो फिर DLE होगा, ठीक है, मतलब कि एक्यूमुलेशन हो जाएगा।